आप सभी के विद्यालय में कोई न कोई प्रतियोगिता का आयोजन होता होगा और आप सभी उस प्रतियोगिता में भाग भी लेते होंगे। और जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हम उसे जीतने की कोशिश करते हैं और प्रतियोगिता जीतने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं आपको ऐसे ही दो बच्चों के बारे में बताऊंगी। उनका नाम था पहेली और बूझो। पहेली और बूझो के विद्यालय में भी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उन्होंने उस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और इसलिए उन्होंने वो प्रतियोगिता जीत भी ली। उस प्रतियोगिता को जीतने के बाद उन्होंने सोचा कि पुरस्कार राशि से क्यों ना हम अपने माता पिता के लिए कोई उपहार खरीदें। हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी चीज़ें करते हैं। वे हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कारी बनाते हैं। तो इसलिए पहेली और बूझो ने सोचा कि क्यों ना हम पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए कोई उपहार खरीदें और यही सोच के वे बाजार गए। बाजार में उन्होंने देखा कि तरह तरह की दुकानें थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने माता पिता के लिए कोई वस्त्र लें। ये सोच के वे वस्त्र की दुकान पे गए, पर वस्त्र की दुकान पे जाके वहाँ वस्त्रों की विभिन्नता देख के वे उलझन में पड़ गए, क्योंकि वे तो छोटे छोटे बच्चे थे और वे कभी भी अकेले बाजार नहीं गए थे। इसलिए वहाँ पे उन्होंने दुकानदार से सहायता मांगी। दुकानदार ने बताया कि वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक सूती और दूसरा कृत्रिम एवं संश्लेषित वस्त्र। दुकानदार की मदद से उन्होंने फिर अपने पिता के लिए एक ऊनी मफलर और अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी ली। पर दुकान से लौटने के बाद पहेली और बूझो का अपने परिवेश में देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। अब वे तरह तरह के वस्त्रों पे गौर करने लगे। आप भी बच्चों देखते होंगे कि आपके घर में बिछाने वाली चादर, ओढ़ने के लिए ऊनी कपड़े, सूती साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वस्त्र मौजूद होते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है आप जिस स्कूल बैग को लेते हैं वो भी एक वस्त्र से बना है? और क्या आप जानते हैं कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? आइए आज हम जानते हैं वस्त्रों की विविधता के बारे में। चलिए चलते हैं दर्जी की दुकान पर। यहाँ बच्चों आपको अनेक प्रकार के वस्त्रों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इन कपड़ों के टुकड़ों को अगर स्पर्श करके अनुभव करते हैं, यह रेशमी वस्त्र देखिए बच्चों, ये कितना सुंदर है। यह सूती, यह ऊनी और ये है संश्लेषित मतलब कृत्रिम। उसके बाद आइए इन वस्त्रों में लेबल लगाने का प्रयास करते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? लेबल लगाने के बाद आइए सूती कपड़े का टुकड़ा चुनते हैं। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढते हैं और इसे बाहर खींचते हैं। देखिए ये धागा निकल नहीं रहा है, तो हम इसमें पिन या सुई की सहायता लेते हैं और धागा धीरे धीरे बाहर खींचते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम यह देखते हैं कि किस तरह धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। धागे के एक सिरे को अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप
इस सिरे पर ये देख सकते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम सुई में तागा पिरोने की कोशिश करते हैं तो तागे का सिरा अक्सर पतली पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है, जिससे हमें तागा पिरोने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह पतली पतली लड़ियां और भी अधिक पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं और तागा कई तंतुओं से मिलकर बनता है। पर क्या आपको पता है कि तंतु कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं तंतु कैसे बनते हैं। बच्चों, हमें रेशमी, सूती, ऊनी और जूट तंतु पेड़ों तथा जंतु तंतु से प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनका स्रोत प्राकृतिक होता है, इसलिए ये प्राकृतिक तंतु होते हैं। रुई और जूट पादप तंतु हैं। रेशम और ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ और बकरियों से प्राप्त होता है। पर क्या आप जानते हैं खरगोश, ऊंट और याक के बाल भी ऊन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेशमी तंतु हमें रेशम कीट कोकुन से प्राप्त होता है। हजारों वर्षों से हम वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते आए हैं, पर पिछले लगभग 100 साल से रासायनिक पदार्थों का उपयोग तंतु बनाने के लिए किया जा रहा है। यह तंतु संश्लेषित तंतु या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे कि एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि। बच्चों, दिवाली में आप सभी अपने घर दियों से तो सजाते ही हैं, और दिया जलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? तेल और बाती की। और बाती हम कैसे बनाते हैं? बाती हम रुई से बनाते हैं। रुई का इस्तेमाल हम गद्दों, तकियों और रजाई आदि में भी करते हैं। पर आपको पता है कि ये रुई आती कहाँ से है? आइए जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है। रुई हमें कपास के पौधों से प्राप्त होती है। कपास के पौधे काली मिट्टी और गर्म जलवायु में उगाए जाते हैं। कपास के पौधों में नींबू के आकार के फल लगते हैं। जब ये फल पक जाते हैं तो ये टूटकर अलग अलग भागों में बिखर जाते हैं। उसके बाद हम इसमें से कपास को हाथ से चुनते हैं। कपास को हाथ से चुनकर बीजों से अलग किया जाता है। इसको हम कपास ओटना भी कहते हैं। पुराने ज़माने में इस काम के लिए हम हाथों का प्रयोग करते थे, पर आजकल हम इसके लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। बच्चों, आपने बाजार में जूट के अनेक उत्पादन देखे होंगे, जैसे कि जूट के बैग, जूट के कपड़े। पर आपको पता है जूट कहाँ से आता है? जूट को उसके तने से प्राप्त किया जाता है। जूट की कटाई ज़्यादातर वर्षा ऋतु में होती है। भारत में जूट पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में उत्पादित किया जाता है। ज़्यादातर जूट की कटाई उसकी पुष्पन अवस्था में होती है। जूट के तने को काटकर कई दिनों तक जल में डिबो दिया जाता है। इससे उसके रेशे अलग हो जाते हैं। फिर हाथ के द्वारा जूट के तंतुओं को अलग किया जाता है। फिर यह तंतु तागे बनाने के काम आते हैं और फिर हमारे पास बाजार में जूट के सुंदर सुंदर वस्त्र उपलब्ध हो जाते हैं। जूट, जिसे हम पटसन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा वस्त्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे रेशमी, सूती, जूट, ऊनी, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि। वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक तंतु जैसे रेशम, ऊन, सूती और जूट, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित तंतु जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि। रुई और जूट पादप तंतु हैं। ऊन और रेशम हमें जंतु से प्राप्त होते हैं।